एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो 2022 तक की बात करें तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इन्होंने अभी हाल ही में बताया था कि इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 18% से बढ़ के 118 मिलियन टन पे पहुंच गया है, ठीक है, 2021 में। और 2020 में हमने कितना स्टील प्रोड्यूस किया था, 100.3 मिलियन टन। और इसी के साथ इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन बन गया है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, आंसर है चाइना। तो चाइना ने 2020 में प्रोड्यूस किया था 1064.7 मिलियन टन, लेकिन उसके बाद 2021 में इनका ये वैल्यू घट गया है और अब इन्होंने प्रोड्यूस किया है 1032.8 मिलियन टन। लेकिन स्टिल चाइना जो है वो टॉप कंट्री है स्टील के मामले में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हाल ही में चाइना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैनी को डेवलप किया है, जो कि एम्ब्रियोस को टेक केयर करेगी, ठीक है। कहाँ पे, आर्टिफिशियल वूम में। ये एक तरह का एक्चुअली कंटेनर होता है जिसमें जो रिसर्चर्स हैं वो माउस एम्ब्रियोस को ग्रो करते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल नैनी है ये चेक करके बताएगी कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से टेक केयर करेगी इनका, ओके। तो ये हेल्प करेगा चाइना को इन सॉल्विंग द बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रही है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि चाइना के साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर भी बनाया था, जो कि वर्बल डिस्क्रिप्शन पे आधारित रहेगी और साथ ही साथ ये लोगों को चार्ज कर सकती है विथ 97% एक्यूरेसी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आर्टिफिशियल सन भी बनाया था और आर्टिफिशियल मून भी बनाया था, ओके। देखिए हाल ही में चीरू 2Q22 एक ज्वाइंट ड्रिल एक्सरसाइज हुई थी कौन सी कंट्रीज के बीच में, चाइना, ईरान और रशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सी कंट्रीज की नेवी ने हिस्सा लिया था, चाइना, ईरान और रशिया। इसके अलावा चाइना ने इंडिया से ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ले ली है फॉर द ईयर 2022। 2021 में इंडिया प्रेसिडेंट था इस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अब चाइना प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। और ब्रिक्स की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। आपको कमेंट्स में बताना है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वन विच पोजीशन इन द एशिया कप 2022। तो एशिया कप 2022 में इंडिया की वुमेन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, बेसिकली ये बताना है आपको। देखिए इस चैंपियनशिप को जीता किसने है, आंसर है जापान ने। इंडिया की वुमेन हॉकी टीम को इसमें ब्रोंज मेडल मिला है, मतलब हम 3rd प्लेस पे थे, ठीक है। और जापान ने किसको हराया है फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए, आंसर है साउथ कोरिया, ओके। देखिए इसके अलावा एस टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने एक हिस्ट्री हाल ही में बना ली है। इन्होंने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेनियल मेडवेडेव को, जो कि रशिया से हैं, और इनको हरा के इन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम अपना जीता है, ठीक है। इसी के साथ जो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं और सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, इनका टोटल ग्रैंड स्लैम था 20, इनसे भी आगे चले गए हैं और अब इनके पास है 21 ग्रैंड स्लैम। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के रिटायर्ड टेनिस प्लेयर मार्गरेट कोर्ट, इनके पास हैं 24 ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल टाइटल, ओके। देखिए इसके अलावा UNDP इंडिया ने हाल ही में इंडिया की एक्टर और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोहली को अपना पहला इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया है, ठीक है। तो अब ये जो हैं प्राजक्ता कोहली, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगी क्लाइमेट इश्यूज पे बात करने के लिए यंग जनरेशन से, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगी, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा इंडिया के मेंस हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश। इन्होंने हाल ही में जीत लिया है
गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021, ठीक है। और ये सेकेंड ऐसे प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट कौन थी? रानी रामपाल, जिनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रियार श्रीजेश की बात करें तो अक्टूबर मंथ में FIH स्टार अवार्ड्स के दौरान ये बने थे गोलकीपर ऑफ द ईयर फॉर 2021, ठीक है। तो ये 2 वजहों से न्यूज़ में थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री लॉन्च्ड द वेस्टोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? तो कौन सी कंट्री ने मिसाइल लॉन्च किया है हाल ही में? आंसर है नॉर्थ कोरिया। हमने देखा कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने 7 बैक टू बैक मिसाइल लॉन्च किए हैं और जापान और साउथ कोरिया को ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत खल रही होगी, उनको पसंद नहीं आ रहा होगा इनका ये लॉन्च करना इस तरह से। और साथ ही साथ याद रखिएगा 2017 के बाद से नॉर्थ कोरिया ने पहली बार ऐसी कोई ह्यूज साइज की मिसाइल लॉन्च की है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसने टेस्ट किया था एक रेलवे बॉर्न मिसाइल। रेलवे बॉर्न से आप क्या समझते हैं? मतलब रेलवे के ऊपर से मिसाइल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एक तरह की ये बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यूजुअली अभी तक जो नॉर्थ कोरिया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था सिर्फ, लेकिन ये बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये जानी जाती हैं अपनी स्ट्राइक डिस्टेंस के लिए, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है। तो ये जो मिसाइल था ये 800 किलोमीटर गया था और टारगेट को इसने स्ट्रक किया था ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसके अलावा लास्ट मंथ हमने देखा था कि DRDO ने टेस्ट फायर किया था ब्रह्मोस का एडवांस्ड वेरिएंट, जो कि C2C वेरिएंट था ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और कहाँ से इसको टेस्ट किया गया था? INS विशाखापट्टनम, ठीक है। और अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है इंडिया और रशिया का, और इसको एयर, सी और लैंड कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा हमने ये भी देखा था कि साउथ कोरिया ने अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV-2 नूरी रॉकेट को लॉन्च किया था, जो कि फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो इसका हीलियम टैंक था वो काफ़ी ज़्यादा लूज था, ठीक है। तो जितने भी स्टेजेस थे इस रॉकेट में सब अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे और इस रॉकेट को ये 700 किलोमीटर तक लेके गए थे, लेकिन मिशन फेल हो गया क्योंकि जो इसका 3rd स्टेज का इंजन था वो शेड्यूल टाइम के 46 सेकेंड्स पहले ही जलना बंद हो गया था, ठीक है। तो यही रीज़न था कि इनका ये मिशन फेल हो गया था। याद रखिएगा नूरी रॉकेट किसका है? साउथ कोरिया का। क्वेश्चन नंबर 4, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट? सबसे पहले जियो पार्क क्या होता है? ये एक तरह का यूनिफाइड एरिया होता है जिसका एम होता है कि वहाँ पे जो भी जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि इंडिया का पहला जियो पार्क कहाँ पे बनेगा? लामहेता विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। कौन से स्टेट में है? इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये जो साइट है ये ऑलरेडी यूनेस्को की जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में आती है, फाइन। देखिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लास्ट मंथ ये अनाउंस किया था कि इंदौर में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसको अब किस नाम से बुलाएंगे? तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है। और अगर इंदौर की बात करें तो याद रखिएगा कि इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन गई है 5वीं बार लगातार, ठीक है। किस अवार्ड के अंतर्गत? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। सेकंड कौन थी? सूरत। और थर्ड था इसमें विजयवाड़ा, ठीक है। और अगर हम स्टेट्स के टर्म्स में बात करें तो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट किसको पाया गया था? छत्तीसगढ़। और सबसे साफ सुथरा गंगा टाउन कौन सा था? वाराणसी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक टैक्स प्लान बनाएंगे फॉर काउ वेलफेयर इन द स्टेट, और इसके लिए ये इम्पोज करेंगे सरचार्ज वेरियस प्रोडक्ट्स में ताकि 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जा सके जिससे ये लोग काउ शेल्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि काउ वेलफेयर कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आंसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है? प्रोजेक्ट 39A, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ऐसे प्रिजनर्स जिनको डेथ पनिशमेंट मिल गई थी 2021 में,
कितने थे? 488, जो कि पिछले 17 सालों में सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, और ये भी देखा गया कि 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो 21% का इंक्रीमेंट था इस नंबर में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने देखा था पिछले दिनों कि एप्पल मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रहा 2022 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो टॉप 5 कौन सी कंपनीज थी? फर्स्ट था एप्पल, सेकेंड था अमेजॉन, थर्ड वॉज गूगल, फोर्थ वॉज माइक्रोसॉफ्ट एंड फिफ्थ वॉज वॉलमार्ट। फाइन। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी थी? 83rd। कितने में? 111 कंट्रीज में। टॉप पोजीशन पे कौन था? जापान और सिंगापुर, और लास्ट पोजीशन पे था अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा ओमान और अर्मेनिया 2 सबसे लेटेस्ट कंट्रीज हैं जो कि हमारे पासपोर्ट में ज्वाइन हो गई है। मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का तो आप ओमान और अर्मेनिया बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th पोजीशन पे था। किस चीज़ में? ऑन टाइम परफॉर्मेंस 2021 में। ठीक है, टॉप 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से थे? फर्स्ट पे था यूएस का मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकेंड पे था फुकुओका जो कि जापान में है, और थर्ड पे था हैनेडा, ये भी जापान में है। ठीक है, देखिए इसके अलावा इंडेक्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था। किसने रिलीज किया था? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने। ठीक है, और अगर लार्ज स्टेट्स में बात करें इस इंडेक्स की तो वेस्ट बंगाल टॉप पे था, स्मॉल स्टेट्स में केरला टॉप पे था, उसके बाद लास्ट पे कौन था? बिहार, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप बेस्ट था, और नॉर्थ ईस्टर्न में मिजोरम वॉज एट द टॉप। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ 2021 में नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप पे था। क्वेश्चन नंबर 6, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी ऑफ द फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन? देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है कि एक फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन कंस्टिट्यूट किया जाएगा, और नोडल एजेंसी कौन होगी? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और एम क्या होगा? जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश उनको टैकल किया जाए। ठीक है, और ज्वाइंटली इसको हेड कौन करेगा? सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके, देखिए इसके अलावा एरियस विच स्टैंड्स फॉर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज जो कि नैनीताल में है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने हाल ही में एक इंडो यूएस वर्कशॉप कराई थी, किसके साथ मिलके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के साथ मिलके। ठीक है, टॉपिक क्या था? स्पेस रेडिएशन वर्कशॉप, रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम सन टू अर्थ, मून, मार्स एंड बियॉन्ड, ये टॉपिक था। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि एरियस जो है इसका फुल फॉर्म या तो पूछ लेंगे या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिलीज की है अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर 2.0। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? इंडिया 2.0। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कितने तरह के डिजिटल आइडेंटिटीज मस्ट हैं किसी भी सिटीजन के लिए। ठीक है, और इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कौन हेड करेगा? फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी जे सत्यनारायण, ये होंगे इसके चेयरमैन, और करंट सेक्रेटरी अजय पी सोने, ये होंगे इसके को चेयरमैन। ठीक है, तो ये दोनों नाम बस याद रखिएगा, बाकी सब चीज़ तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्जियो मैट्रेला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म? तो कौन है ये जिन्होंने सेकेंड टर्म के लिए अपनी प्रेसिडेंसी कंफर्म कर ली है? आंसर है इटली, और ये कब से प्रेसिडेंट हैं इस कंट्री के? 2015 से लगातार। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हैं वी.एस. पठानिया, इन्होंने हाल ही में टेक ओवर किया था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। उसके बाद हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हैं मिस्टर बलदेव प्रकाश, ये अपॉइंट हुए हैं एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। इसके बाद हैं अनुपम रे, ये हैं इंडिया के नए एम्बेसडर टू
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। फिर हैं वासुदेवन PN, ये ऑलरेडी MD एंड CEO थे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और हाल ही में इनको रीअपॉइंट किया गया है इस पोजीशन के लिए अगेन, ठीक है। फिर है विक्रम मिस्री, इनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है। इनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। फिर उसके बाद हैं राधिका झा, ये अपॉइंट हुई हैं एज CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, ठीक है। अब दो नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट हैं विजय राज और सेकेंड हैं वरुण शर्मा। ये दोनों लोग हाल ही में नियुक्त हुए हैं एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईज माई ट्रिप, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि RBI ने हाल ही में पीरियोडिक KYC अपडेट के लिए जो डेडलाइन थी वो बढ़ा के कब तक के लिए कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8, हर्मीस मिशन सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये मिशन किसका है? देखिए, फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हीलियोफिजिक्स इन्वायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हीलियोफिजिक्स इन्वायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल सूट, ठीक है। एक्चुअली आपने सुना होगा नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में, तो ये जो हर्मिस मिशन है ये बेसिकली इसी का पार्ट है, ठीक है। काम क्या होगा इस मिशन का? ये स्पेस वेदर को डिटेक्ट करेगा और जो भी फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस हैं स्पेस की उनको भी देखेगा और बताएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? USA। देखिए, इसके अलावा नासा का एक और मिशन है जिसका नाम है ओशंस मेल्टिंग ग्रीनलैंड एयरबॉर्न मिशन। हाल ही में इस मिशन के अंतर्गत ये पाया गया कि जो भी ग्रीनलैंड्स की ग्लेशियर्स हैं जो ओशन में जाके अपने आप को एम्प्टी करती हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं एट रैपिड आइस लॉस। उनका आइस लॉस सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है या फिर हो सकता है, ठीक है। और इस आइस लॉस की वजह से क्या होगा, जो ग्लोबल वाटर लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। और अगर सारी की सारी जो ग्रीनलैंड की आइस शीट है वो मेल्ट हो जाए तो कितने % से इंक्रीज हो जाएगा हमारा ग्लोबल सी लेवल? वो लगभग 24 फीट से बढ़ जाएगा। मतलब लगभग आप समझ सकते हैं 7.4 मीटर से हमारा ग्लोबल सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि ओशंस मेल्टिंग ग्रीनलैंड एयरबॉर्न मिशन ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? आंसर है USA, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले देखा था इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो $1.67 बिलियन पे पहुंच चुके हैं दिसंबर 2021 तक, ठीक है। और ये लगभग 33.99% का ग्रोथ है अगर हम दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो। याद रखिएगा, टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस इंडिया की कौन है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में? फर्स्ट है USA, फिर है UAE, इसके बाद है चाइना, फिर है नीदरलैंड्स और उसके बाद है जर्मनी, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हमने क्या एक्सपोर्ट किया है? आंसर है मोबाइल फोन्स, ओके। और इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि USA कॉम्पिटिस एक्ट की वजह से भी न्यूज़ में था। आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखना है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर रिसीव्ड अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ एन इंट्रानेजल बूस्टर डोज? किसको ये अप्रूवल मिला है? आंसर है भारत बायोटेक। और ये जो ट्रायल है ये किनके ऊपर कंडक्ट किया जाएगा? जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है कोवैक्सीन की, ठीक है। देखिए, इसके अलावा हाल ही में IIT जोधपुर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे डायग्नोसिस टेक्निक डेवलप की है जो कि कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ये एक अल्टरनेटिव है RT-PCR टेस्ट का, जो कि एक एल्गोरिथम पे बेस्ड है जिसका नाम है कॉमेट नेट, ठीक है। और ये जो है ये कोविड अफेक्टेड लंग्स और नॉन कोविड अफेक्टेड लंग्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, ठीक। तो इसको डेवलप किसने किया है? IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, भारत बायोटेक के जो हेड्स हैं कृष्णा एला और सुचित्रा एला, इनको हाल ही में पद्म भूषण मिला है। साथ ही साथ साइरस पूनावाला जो कि SII से बिलोंग करते हैं, इनको भी पद्म भूषण मिला है। साथ ही जो ग्लोबल हेड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के, मतलब सत्य नडेला और सुंदर पिचई, इन दोनों लोग को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है 3 ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आपको अपना आंसर कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, यूनिटी फॉर डिग्निटी कैंपेन ऑनर्स द डिग्निटी ऑफ पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड विच डिजीज। तो ये जो कैंपेन है ये कौन से लोगों के लिए है जिन्होंने एक पर्टिकुलर बीमारी को एक्सपीरियंस किया है? आंसर है लेप्रेसी।
तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब ऑब्जर्व होता है? ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। जो भी लास्ट संडे होगा जनवरी का, उस दिन हम वर्ल्ड लेप्रेसी डे ऑब्जर्व करते हैं। और 2022 की बात करें तो ये दिन कब हुआ था? 30 जनवरी को। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है यूनिटी फॉर डिग्निटी, ये उन सभी लोगों के लिए है जो कभी ना कभी लेप्रेसी का शिकार हुए थे। और WHO के गुडविल एम्बेसडर ने लेप्रेसी एलिमिनेशन के लिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था डोंट फॉरगेट लेप्रेसी। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया में हम एंटी लेप्रेसी डे ऑब्जर्व करते हैं कब? 30 जनवरी को हर साल। ठीक है, और 30 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में सैंक्शन किया है अमलगमेशन ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो अब जो भी ब्रांचेस हैं पीएमसी बैंक की, ये फंक्शन करेंगी एज द ब्रांचेस ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और कमेंट्स में इसका जवाब लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और 1 बाय 1 करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको वेल एंड गुड, और नहीं आते हैं तो कोई भी बात नहीं, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स देख के अपना आंसर टैली कर सकते हैं, और जो नहीं आते हैं उसको आप देख सकते हैं कि उसका आंसर क्या था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।